गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, ऑल स्टेट टेट, जितने भी टेट के फॉर्म निकले हुए हैं वो आपके एग्जाम नवंबर दिसंबर में ही होंगे। तो आपको तब तक क्या करना है, अपने कोर्स कंप्लीट करना है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। अपना जो आप डेली नोट्स बनाते हो उन्हें रिवाइज करते हुए कंप्लीट करेंगे ताकि वो हमें एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के काम आ सके। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि मुमकिन नहीं कुछ भी दुनिया में, मुमकिन नहीं कुछ भी दुनिया में, तू आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर। मुमकिन नहीं कुछ भी दुनिया में, तू आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर। ख्वाब होंगे पूरे तेरे, ख्वाब होंगे पूरे तेरे, ख्वाब होंगे पूरे सारे, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब होंगे पूरे सारे, तू जरा कोशिश तो कर। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, कहते हैं ना कि मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। अगर प्रयास लगातार चल रहा है, संघर्ष लगातार चलता है, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। और आप कभी भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर आपने लगातार प्रयास किया है, ये नहीं कि 4 दिन पढ़ाई कर ली और फिर बैठ गए कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, फिर एग्ज़ाम आया फिर 4 दिन पढ़ लिए, नहीं। अगर आपने लगातार किसी भी विषय को, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी की है और लगातार की है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर चलेगा। पिछला चैप्टर हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ था? रोग एवं स्वास्थ्य कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा नया चैप्टर है। आज के चैप्टर का नाम क्या है? आश्रय, यानी आवास भी बोल सकते हैं, आश्रय भी बोल सकते हैं, इसे निवास भी बोल सकते हैं, निवास स्थान या वास स्थान भी बोल सकते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? आश्रय। ठीक है, क्या है आश्रय? आश्रय क्या है? रहने का स्थान। व्यक्ति की सबसे पहली चीज़, प्राथमिकता किसे दी जाती है? घर को दी जाती है, आवास को दी जाती है, आश्रय को दी जाती है। सबसे पहले हमें रहने के लिए क्या चाहिए? एक घर चाहिए, एक छत चाहिए। ठीक है, उसके बिना कहाँ पे रहेंगे? खुले आकाश में तो नहीं रह सकते ना। लेकिन कुछ लोग हैं आज भी ऐसे जिनके पास घर नहीं है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहली आवश्यकता होती है व्यक्ति की उसका आश्रय, उसका आवास, उसका निवास स्थान या वास स्थान या उसका घर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है कि आवास क्या होता है, घर क्या होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है अपने शब्दों में, उन्हें देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। मैंने बताया ना कि जीवन की सबसे पहली आवश्यकता आश्रय है, आवास है, घर है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या परिभाषा है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए, वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि वह भवन यानी वह घर, ऐसी संरचना जिसमें निवास किया जाए, जिसमें रहा जाए, वो क्या होता है? आवास कहलाता है। वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए क्या कहलाती है? आवास कहलाता है। किसके अनुसार है ये परिभाषा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है। किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, दूसरे कौन है? R.S. देशपांडे। R.S. देशपांडे के अनुसार आश्रय क्या है या आवास क्या है? तो आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है, यानी व्यक्तियों का जो समूह है, व्यक्तियों के समूह के लिए जो शरण स्थल है, जहाँ पर उसे शरण मिलती है, जहाँ पर वो रहता है, जिसमें क्या क्या होती है? दीवारें होती है,
फर्श होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है और छत होती है। आवास उनके अनुसार क्या है? R.S. देशपांडे के अनुसार आश्रय या आवास क्या है कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां और छत आदि होते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि दीवारें, छत, खिड़कियां, फर्श आदि जहाँ पे हो उसे क्या कहेंगे? घर कहेंगे। और उस घर को उसे क्या कहेंगे? जहाँ से दीवारों से, खिड़कियों से जो बना होगा उसे घर या आवास कहेंगे। ये किन्होंने कहा है? देशपांडे ने कहा है। और वहाँ पे व्यक्तियों का समूह शरण लेता है यानी रहता है, तो उसे उस जगह को क्या कहा जाता है? उसे आवास या घर या आश्रय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उमा बर्नार्ड सेट के अनुसार। उमा बर्नार्ड सेट ने क्या कहा है? इनके अनुसार आश्रय की परिभाषा क्या है, आवास की परिभाषा क्या है कि वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। इनके अनुसार क्या है कि जहाँ पर पारिवारिक वातावरण पाया जाता है, परिवार के सदस्य रहते हैं, जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है, यानी जो व्यक्तियों के आपसी संबंध है, आपस में संबंध है, उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर परिवार रहता है, परिवार के लोग रहते हैं और उनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध है, किसी ना किसी तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार जुड़ा ही रहता है ना, कनेक्ट हुआ रहता है एक दूसरे से, तो उसे क्या कहते हैं? उस जगह को आवास कहते हैं। किसके अनुसार? ये उमा बर्नार्ड सेट के अनुसार है। उन्होंने क्या कहा है उमा बर्नार्ड सेट ने कि जिस स्थान पर पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है, मतलब पारिवारिक माहौल पाया जाता है, परिवार के सदस्य रहते हैं, परिवार जैसा माहौल पाया जाता है और जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है, जिसका सार क्या है कि व्यक्तियों का आपसी संबंध है, उसे क्या कहते हैं? उसे आवास कहते हैं या आश्रय कहते हैं या निवास स्थान कहते हैं या घर कहते हैं। ठीक है, तो किस किस के अनुसार 3 परिभाषाएं हो गई? आश्रय की, आवास की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। R.S. देशपांडे के अनुसार आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। और उमा बर्नार्ड सेट के अनुसार कि वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं और जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं या आवास कहते हैं। अतः किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है, किसी भी जीव का, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई अन्य जीव हो, किसी भी जीव का वह परिवेश, वह उसका वातावरण जिसमें वह रहता है, वह उसका आवास कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो जीव, जो प्राणी जिस भी जगह रहता है उसका जिस परिवेश में वो रहता है वह उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। आवास का अर्थ क्या होता है? वास स्थान, यानी एक निवास या वास स्थान जहाँ पे व्यक्ति रहता है वो क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। ये तो हो गई आवास की परिभाषाएं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से मेरे साथ। अब लिखेंगे, अब देखेंगे कि आवास कितने प्रकार के होते हैं। आवास जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब लोग किस तरह से रहते हैं, जो रहने का जो तरीका है जीव का, प्राणी का, वो कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है स्थलीय आवास और एक होता है जलीय आवास। स्थलीय आवास कैसा होता है? जो स्थल में रहते हैं, जो जीव जंतु प्राणी मनुष्य जहाँ पे स्थल में रहते हैं उसे बोलते हैं स्थलीय आवास, और जो जल में रहते हैं उसे बोलते हैं जलीय आवास। अब स्थलीय आवास के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आ जाते हैं? स्थलीय आवास के अंतर्गत घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थलीय स्थल, वन स्थल। कितने स्थल आ जाते हैं? 4 स्थल आ जाते हैं। कौन कौन से? घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थलीय स्थल और वन स्थल। और जलीय स्थल के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? तालाब एवं झील और समुद्र। कौन कौन से आ जाते हैं जलीय उसके आवास के अंतर्गत?
तालाब और झील और समुद्र आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, घास स्थल देखेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, जहाँ पर घास ज़्यादा हो, हरी भरी घास ज़्यादा हो, वो स्थल क्या कहलाता है, वो स्थल घास स्थल कहलाता है। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। आप इसे मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, घास स्थल मैंने आपको बता ही दिया, जिन स्थानों पर क्या होता है, घास अधिक मात्रा में होती है या पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। और इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो वहाँ पे क्या होती है, घास की अधिकता होती है। और उस घास का, जहाँ पे घास की अधिकता होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे घास स्थल बोलेंगे। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास का है, घास स्थल है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की पूरी सतह का लगभग 1/4 हिस्सा कैसा है, घास का है, यानी 1/4 भाग पर पृथ्वी के घास है। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि जो घास स्थल के निर्माण में जो जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, घास स्थल के निर्माण में क्या होती है, जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जलवायु के आधार पर विश्व के स्थलों को कितने भागों में बांटा गया है, जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अब ये देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल कैसे होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये जो होते हैं, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा कहाँ पे है, ये बीच में है। ठीक है, तो ये जो वन है उष्णकटिबंधीय, ये किसी भी तरफ उग जाएंगे। यहाँ भी उग जाएंगे, यहाँ भी उग जाएंगे, यहाँ भी उग जाएंगे, यहाँ भी उग जाएंगे। ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री। और ये कहाँ पे, ये जो वन है उष्णकटिबंधीय, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, इधर भी उग सकते हैं और इधर भी उग सकते हैं। ठीक है, तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले रहते हैं। जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर से कैसे फैले रहते हैं, कहाँ तक फैले रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो अफ्रीका का सवाना घास स्थल है, सुना होगा ना आपने। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के अंतर्गत कौन से घास स्थल आते हैं, उसमें से आपको 3-4 नाम दे देंगे। उसमें से आपको सही क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है, क्वेश्चन का आंसर लगाना है, जो वो सही लगाना है जब आपको पता होगा कि अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, तभी तो आप लगा पाओगे ना सही आंसर। ठीक है, तो अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो किस प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय स्थलों में, घास स्थलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या उगती है, क्या उगाई जाती है, यहाँ पे वनस्पति उगती है। यहाँ वनस्पति कैसे क्षेत्रों में पैदा होती है, मध्य वर्षा वाले, मतलब जो मीडियम वर्षा होती है वहाँ उस वाले क्षेत्रों में यहाँ पे वनस्पति उगती है। तथा कितनी ऊंची हो जाती है, 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है। जो वनस्पति है वो कितनी ऊंची होती है, बस 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक वनस्पति बढ़ती है। कौन से घास स्थलों में, उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में। कौन सा है, अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें। और जो ये वन है उष्णकटिबंधीय जो वन है, ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, किसी भी तरफ यानी चारों तरफ कहीं भी उग जाते हैं। तो ये कैसे हो गए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल हो गए। और दूसरा कौन सा है, शीतोष्ण घास स्थल। ये
किसके आधार पर है? जलवायु के आधार पर घास स्थलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। अब उष्णकटिबंधीय तो आपने देख लिया, अब शीतोष्ण भी देखेंगे कि जो शीतोष्ण घास स्थल है वो किस तरह कहाँ पे पाए जाते हैं और वहाँ पे पौधे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के भीतरी भागों में और अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। यहाँ की जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं वहाँ की जो घास होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है और पौष्टिक होती है। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि शीतोष्ण प्रदेशों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जंगली भैंस पाई जाती है, बाइसन पाए जाते हैं, एंटीलोप पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण जो घास स्थल है वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे? जंगली भैंस पाई जाएगी, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। यहाँ बहुत ही सीमित मात्रा में वनस्पति पाई जाती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। और जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वहाँ पर क्या पाई जाती है? वहाँ पर सिर्फ वनस्पति ही पाई जाती है जो 3 से 4 मीटर ऊंची लंबी हो जाती है। ठीक है, ऊंची हो जाती है। लेकिन जो शीतोष्ण घास स्थल है वहाँ पर जो वो वनस्पति होती है वो कितनी होती है? सीमित मात्रा में होती है। ठीक है, यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ, कौन कौन सी? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, और कब पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु के दौरान। ग्रीष्म ऋतु भी कैसी? अल्पकालीन, यानी बहुत कम ग्रीष्म ऋतु होती है उस टाइम। उसके दौरान ये जो छोटी झाड़ियाँ है, लाइकेन है, काई है, ये विकसित होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। जो यहाँ पर वनस्पति होती है बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में, कौन कौन सी? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये जो वनस्पति है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती है, यूरोप में, एशिया में और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। याद रखेंगे, कहाँ कहाँ पे? यूरोप में, एशिया में और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कितने प्रकार के घास स्थल हुए? 2 प्रकार के हुए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल। ये किसके अंतर्गत चले हुए हैं? स्थलीय के अंतर्गत। आवास के जो प्रकार है 2 होते हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय आवास में हम क्या पढ़ रहे हैं? घास स्थल को पढ़ रहे हैं। घास स्थल को जलवायु के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, ये दोनों हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ प्रमुख घास स्थल पूछ लेंगे और कहाँ पे है ये पूछ लेंगे कि ये जो घास स्थल है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ कि जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा है? सवाना सवाना घास स्थल कौन सा है? ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में है। कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास स्थल पाए जाते हैं। दूसरा है कंपोस घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और तीसरा कौन सा है? लानोस घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो 3 है। सवाना घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, कंपोस घास स्थल ब्राज़ील में पाए जाते हैं, लानोस घास स्थल वेनेजुएला में पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये कौन से थे? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, और ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रेयरी घास स्थल।
प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल बोलेंगे। ये कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दूसरा लिखेंगे पेम्पास। पेम्पास घास स्थल, कैसे घास स्थल? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और तीसरे घास स्थल कौन से हैं? वेल्ड घास स्थल। ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, सवाना घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में, कंपोस घास स्थल ब्राजील में, और लानोस घास स्थल वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रेयरी घास स्थल उत्तरी अमेरिका में, पेम्पास घास स्थल अर्जेंटीना में, और वेल्ड घास स्थल दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये कौन सा हो गया? हमारा घास स्थल हो गया कंप्लीट। कौन सा हो गया? घास स्थल कंप्लीट हो गया। घास स्थल में दो प्रकार के घास स्थल बताए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। कुछ प्रमुख घास स्थल ऐसे हैं जो जहाँ पे पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। सवाना पूर्वी अफ्रीका, कंपोस घास स्थल ब्राजील, लानोस घास स्थल वेनेजुएला, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल प्रेयरी घास स्थल उत्तरी अमेरिका, पेम्पास अर्जेंटीना, और वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। अब क्या पढ़ेंगे? अब देखेंगे पर्वतीय स्थल। पर्वतीय स्थल कैसे होते हैं? पर्वतीय स्थल के को हेडिंग डालेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये आवास क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो पर्वत वाला इलाका होता है, पर्वतों वाला पहाड़ी इलाका, वो कैसा होता है? ठंडा होता है। ठीक है, और इनमें तेज हवाएं चलती है। इन क्षेत्रों में क्या होती है? तेज हवाएं चलती रहती है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी होता है, यानी बर्फ गिरती रहती है। कुछ पर्वतीय क्षेत्र कैसे होते हैं? पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं? जिनमें बर्फ गिरती रहती है, यानी हिमपात होता रहता है। पर्वतीय आवासों के वृक्ष कैसे होते हैं? शंकुआकार होते हैं, यानी शंख के आकार के होते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसके वन कैसे होते हैं? वृक्ष कैसे होते हैं? शंकुआकार होते हैं, शंख के आकार के होते हैं। तथा इनकी शाखाएं कैसी होती है? तिरछी होती है। कैसी होती है इनकी शाखाएं? जो शंकुआकार वन होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, उनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की जो पत्तियां होती है वो सुई के आकार की होती है। इनमें से जो पर्वतीय क्षेत्र है, इनमें से कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां किसके आकार की होती है? सुई के आकार की होती है। और अगर उन पत्तों पर वर्षा का जल या हिमपात हो जाए, बर्फ गिर जाए, तो वो सुई के आकार की होगी। तो उसमें से वो आसानी से जो पानी होता है वो निकल जाता है। जो हिमपात होता है वो क्या होता है? आसानी से निकल जाता है। इसे आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो पर्वतीय आवासों के वृक्षों की भांति क्या होता है, इस क्षेत्र में भी जीव की परिस्थितियों के अनुकूलन बनाए रहते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो जीवों यहाँ पर जो जीव होते हैं ना पर्वतीय क्षेत्रों में, उनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। और जो क्या करती है? मोटी त्वचा ठंड से बचाव करती है उनका। ठीक है, और इन जीवों के जो खुर होते हैं वो मजबूत और बड़े होते हैं, जो ढालों पर दौड़ने में इनकी मदद करते हैं। जो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, उनकी जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है। क्यों होती है? ताकि वो उन्हें ठंड से बचा सके। जो मोटी त्वचा होती है वो जानवर को ठंड से बचा सके। ठीक है, और क्यों? और उनके जो खुर होते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं। जो क्या करते हैं? जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ढाल होते हैं, उन पर दौड़ने में जो उनके खुर होते हैं वो मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? हमारा पर्वतीय स्थल हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय आप सभी को पता ही है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वो क्षेत्र कैसा होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी रेगिस्तान की जलवायु क्या होती है? अत्यधिक गर्म होती है। और यहाँ जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? बहुत कम होती है, अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ क्या होता है? आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है? आकाश बादल रहित होते हैं, यानी आकाश में वहाँ पे बादल नहीं होते। ठीक है,
यहाँ पर कैसे पौधे पाए जाते हैं? मरुस्थलों में कुछ पौधों में ऐसी पत्तियाँ, कुछ पौधों में कैसी पत्तियाँ होती है? कांटों की तरह की पत्तियाँ होती है तथा उन पत्तियों से क्या होता है? जल की बहुत कम मात्रा उत्सर्जित होती है। यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनका तना कैसा होता है? पौधों का तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। यहाँ के जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनका तना किससे ढका होता है? मोमी परत से ढका होता है। मोटी परत से, मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे क्या होता है? पौधों का जल संरक्षण में सहायता मिलती है, यानी पौधों में जल इकट्ठा होने में सहायता मिलती है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से पौधे हैं? जैसे नागफनी है, कैक्टस है, ये किस तरह के पौधे होते हैं? ये मरुस्थलीय पौधों के एग्जाम्पल है। कौन कौन से? कैक्टस और नागफनी। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत आते हैं कैक्टस और नागफनी। ये मरुस्थल ये पौधों के बारे में भी आपको बता ही दिया कि जहाँ पर वर्षा नाम मात्र की होती है, रेगिस्तान वाले इलाकों में, रेगिस्तान क्षेत्रों में, वहाँ पर होते हैं मरुस्थलीय पौधे। कौन कौन से? कैक्टस और नागफली। इसके बाद देखेंगे सॉरी इसके बाद देखेंगे वन स्थल। वन स्थल कैसे होते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन स्थल कैसे होते हैं? जहाँ पर तापमान भी बिल्कुल सही हो और वर्षा भी परिपूर्ण मात्रा में होती हो, यानी पूरी मात्रा में वर्षा होती हो। ठीक है, और इनके जो वन होते हैं वो कैसे होते हैं? सघन और खुले होते हैं। ठीक है, कैसे वन होते हैं? वन स्थल में सघन और खुले वन होते हैं। इन्हें एक एक को डिफाइन करेंगे। कौन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं और शंकुधारी वन होते हैं। ठीक है, इन सारे वनों को क्या करेंगे? वन स्थल में कल की क्लास में इन्हें एक एक करके डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से। आज के लिए आप इसे नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, और कल इसे कंप्लीट करेंगे वन स्थल को, और फिर तालाब एवं झील और समुद्र को। ठीक है, फिर आगे का जो है इस चैप्टर में उसे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम तो बोल बोल के थक गए आपको, लेकिन आपको भी सुननी नहीं है कि कोई बात नहीं, बोलते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना, आपके पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहा, आपसे कुछ मांग थोड़ी ही रही है ना, बस खाली इतना ही तो बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप पिछली क्लासेस लेना चाहते हैं हमारी, जितनी भी, जैसे बायोलॉजी की है, हिंदी की है, यूपी जीके की है और स्टैटिक जीके की है, करंट अफेयर की है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से सारी पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, पिछली सारी क्लासेज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए एक दो वीडियो कम बन रही है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, अपनी तरफ से तो हम बेस्ट ही देने की कोशिश करते हैं भाई। अब आपको कैसा लगता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए फिर बोलेंगे आप कि फिर से बोल रहे हो, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।